हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डरावना भी है। हाँ, क्योंकि आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे गहरे हिस्से में जाने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब देखिए, जब किसी दिन ऑफिस में बॉस से भयंकर डांट पड़ती है, तो अक्सर वो गुस्सा घर आकर बिना बात के परिवार पर क्यों निकल जाता है। राइट। या फिर जैसे अगर कोई किसी ऐसी परीक्षा में फेल हो जाए जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, तो अचानक से एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है। सही कहा। देखने में ये आम बातें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे मनुष्य के दिमाग का एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारी कोशिश यही है कि हम इसी जटिल हिस्से को डीकोड करें, उसके साथ ही उनके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। जो कि यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। मतलब यहाँ से प्रश्न आना तो तय है। बिल्कुल तय है। लेकिन परीक्षा से अलग भी ये थ्योरी एक ब्लूप्रिंट है। इस बात का ब्लूप्रिंट कि हम असल में वो क्यों हैं जो हम हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए खुद सिगमंड फ्रॉइड के सफर को देखना जरूरी है ना। मतलब वो शुरुआत से तो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऑस्ट्रिया के एक बेहद प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे। जी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपनी शुरुआती रिसर्च फिजिकल दिमाग और नर्वस सिस्टम पर की थी। वेट, यानी उन्होंने असली दिमाग की नसों और एनाटॉमी पर काम किया था पहले। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि इस न्यूरोलॉजी के अध्ययन के दौरान उन्हें एक एहसास हुआ। उन्हें लगा कि इंसान की परेशानियों का कारण सिर्फ दिमाग की नसों में नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ है? वो किसी ऐसी जगह छिपा है जिसे छुआ नहीं जा सकता। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्होंने अपनी मेडिकल रिसर्च को छोड़कर अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस किया, और फिर वो इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ बन गए। तो इसका मतलब उन्होंने फिजिकल हार्डवेयर को छोड़कर दिमाग के सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस जटिल चीज को उन्होंने आम इंसान को आखिर समझाया कैसे? इसके लिए फ्रॉइड ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया, जिसे आज हम दी आइसबर्ग मॉडल या बर्फ की चट्टान का मॉडल कहते हैं। ओके, आइसबर्ग मॉडल। वो कैसे काम करता है? देखिए, उन्होंने कहा कि इंसान के मन को एक विशाल बर्फ की चट्टान की तरह देखिए, जो समुद्र में तैर रही है। और इसको 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्से। पहला कौन सा है? सबसे पहला स्तर है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। बर्फ की चट्टान का सिर्फ वो छोटा सा टुकड़ा जो पानी के ऊपर दिखाई देता है ना, हाँ। वही हमारा चेतन मन है। यानी सिर्फ ऊपर वाला छोटा हिस्सा। हाँ, और ये पूरे मन का सिर्फ 10% हिस्सा होता है। ये सीधे तौर पर हमारे वर्तमान से जुड़ा है। जैसे जो हम अभी सोच रहे हैं या अभी जो लोग ये क्लास देख रहे हैं, ये सब चेतन मन में चल रहा है। वैसे समझना तो आसान है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। पर अगर ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ 10% है, तो बाकी का 90% कहाँ गया? वो बाकी हिस्सा पानी के ठीक नीचे से शुरू होता है। तो दूसरे स्तर पर आता है अर्ध चेतन मन। इसे सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस भी कहते हैं। ओके, तो ये पानी की सतह से चिपका हुआ हिस्सा है। बिल्कुल। इसे आप एक ऐसी मेमोरी ड्राइव समझ लीजिए जहां डेटा सामने तो नहीं होता बट डिलीट भी नहीं हुआ होता। मतलब वो जानकारी जो हमें हर वक्त याद नहीं रहती। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं या एफर्ट करें तो वो तुरंत चेतन मन में आ जाती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि पिछले हफ्ते आपने कौन से कपड़े पहने थे? मुझे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा याद करने के लिए। सही कहा। और वो जोर डालते ही याद आ जाएगा। यही अर्धम चेतन मन का काम है। एक तरह से टेम्परेरी स्टोरेज जैसा। पर इसके बाद आता है सबसे बड़ा हिस्सा, अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी की बिल्कुल गहराई में अंधेरे में छिपा है, और ये हमारे मन का लगभग 90% हिस्सा है। 90%। पर इस 90% वाले हिस्से को मनोविज्ञान में सबसे खतरनाक क्यों माना गया है? मतलब अगर गहरा छिपा है तो डर कैसा? खतरा इस बात का नहीं है कि वो छिपा है। खतरा ये है कि हमें लगता वो छिपा है, जबकि असल में वो हमारी पूरी जिंदगी चला रहा होता है। वेट, सच में? बिल्कुल। इस 90% हिस्से में हमारी सारी दबी हुई इच्छाएं, जिसे रिप्रेस्ड डिजायर्स कहते हैं, वो होती हैं। ऐसी दुखद यादें जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, और
पाश्विक प्रवृत्तियां यानी एनिमल ड्राइव्स। तो जो ख्याल हम समाज के डर से बाहर नहीं लाते वो यहाँ जमा होते हैं। हाँ, हमें लगता है बात खत्म हो गई, पर वो एनर्जी वहां उबलती रहती है और इनडायरेक्ट तरीकों से हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। इसीलिए फ्रॉयड ने ड्रीम एनालिसिस या स्वप्न विश्लेषण को सबसे बेहतरीन रास्ता बताया। यानी सपनों के जरिए। हाँ, क्योंकि जब हम सोते हैं तो चेतन मन सो जाता है और ये अचेतन मन सपनों के रूप में बाहर आता है। और जैसे कि शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही बताया है कि फ्रॉयड ने मानव व्यवहार को समझने के लिए पूरी जिंदगी इसी अचेतन मन की गहराई को खंगालने में लगा दी। सही बात है। अगर ये अचेतन मन इतना पावरफुल है तो जाहिर है ये हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देता होगा। बिल्कुल देता है। तो आखिर ये दबी हुई इच्छाएं और सामाजिक नियम आपस में मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनाते कैसे हैं? इसे फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के त्रिकोण से समझाया है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, और ये तीनों कोई फिजिकल चीजें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली 3 आवाजें हैं। सबसे पहला घटक है आइड। इसे आप एक अंधी ऊर्जा समझ लीजिए। अंधी ऊर्जा जन्म से ही होती है? ये जन्म से होती है और पूरी तरह अचेतन मन में होती है। ये जिद्दी होती है, पूरी तरह से सुखवादी सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। मतलब ये वैसे ही है जैसे कोई जिद्दी छोटा बच्चा खिलौने की दुकान में लेटकर रोने लगे, उसे फर्क नहीं पड़ता भीड़ है या माता पिता को शर्म आ रही है। एकदम सही उदाहरण है। ईद का रूल सिंपल है, मुझे अपनी इच्छा अभी पूरी करनी है, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो। इसमें नैतिकता का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर सिर्फ ईद होता तो हम तो जानवर बन जाते हैं ना। हाँ, और इसी को रोकने के लिए एक दूसरी आवाज आती है, परअहम या सुपर ईगो। ये लगभग 3 से 5 साल की उम्र में आना शुरू होता है। तो ये सुपर ईगो ईड का उल्टा है? बिल्कुल, ये नैतिकता के सिद्धांत यानी मोरालिटी प्रिंसिपल पर चलता है, एक स्ट्रिक्ट जज की तरह। जब इड कहता है कि मुझे वो चीज चुरा लेनी चाहिए, तो सुपर ईगो कहता है ये गलत है, समाज क्या कहेगा। तो एक तरफ ईड है जो सब छीन लेना चाहता है और दूसरी तरफ सुपर ईगो जो हर गलत बात पर गिल्ट पैदा करता है। इनमें तो भयंकर टक्कर होती होगी। हाँ, भयंकर टक्कर। और इसी टक्कर से बचाने के लिए तीसरा घटक आता है, अहम यानी ईगो। क्या हम कह सकते हैं कि ईगो एक परेशान मैनेजर की तरह है जो दोनों के बीच रास्ता निकालता है? ये बहुत अच्छी तुलना की आपने। ईगो वही मैनेजर है, ये वास्तविकता का सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी के आधार पर कैसे? ईगो देखता है कि इड क्या मांग रहा है और सुपर ईगो के रूल्स क्या हैं, फिर वो बीच का रास्ता निकालता है। यानी इड से कहता है इच्छा पूरी होगी पर तरीके से, ताकि पकड़े ना जाओ। मतलब सेफ तरीके से इच्छा पूरी करना। तो एक संतुलित व्यक्तित्व किसे कहेंगे हम? एक बेहतरीन और संतुलित व्यक्तित्व वही है जहां ईगो बहुत मजबूत हो, क्योंकि अगर इड हावी हुआ तो इंसान अपराधी बन जाएगा। और अगर सुपर ईगो हावी हुआ तो वो जिंदगी भर गिल्ट और एंजाइटी में रहेगा। इसलिए एक मजबूत ईगो ही इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। ये बैलेंस आखिर बनता कैसे है? ये सच में दिलचस्प है। पर एक सवाल है मेरा। हमने कहा इड एक आग है, पर इसको आखिर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसका जवाब फ्रॉयड की मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स के सिद्धांत में है। उनका मानना था कि इंसान में जन्म से 2 मेन मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली है ईरोस यानी जीवन मूल प्रवृत्ति। ईरोस? हाँ, तो ये जीने की, सर्वाइव करने की फोर्स है। हाँ। इसका संबंध सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और काम इच्छा जिसे लिबिडो कहते हैं उससे होता है। ये हमें आगे बढ़ने और नए रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करती है। और दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है? दूसरी बिल्कुल उल्टा है, थानातोस यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये विनाशकारी होती है। जो गुस्सा आता है या आक्रामकता होती है वो सब थानातोस की वजह से है। तो बेसिकली हमारे अंदर एरोस और थैनाटोस की जंग चलती रहती है। हाँ। और इसमें इरोस से जुड़ी लिबिडो सबसे इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल। फ्रॉयड ने बताया कि ये लिबिडो जन्म से ही बच्चे में होती है और 5 स्टेजेस में विकसित होती है। इसे मनोलैंगिक विकास या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं। 5 स्टेजेस? हाँ। तो
पहली स्टेज कौन सी है? पहली है मुखी अवस्था या ओरल स्टेज। ये जन्म से 1 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे का फोकस उसके मुख या माउथ पर होता है। जैसे अंगूठा चूसना। हाँ, अगर यहाँ उसे सही संतुष्टि ना मिले तो बड़े होकर नाखून चबाने या स्मोकिंग की आदत लग सकती है। ओह, अच्छा। और दूसरी अवस्था? गुदी अवस्था या एनल स्टेज, 1 से 3 साल तक। यहाँ टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है। बच्चा पहली बार समाज के कंट्रोल को झेलता है। और तीसरी अवस्था? तीसरी सबसे चर्चित है लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज, 3 से 6 साल के बीच। यहाँ बच्चों की लिबिडो अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता की तरफ आकर्षित होती है। मतलब बॉयज अपनी मदर की तरफ और गर्ल्स अपने फादर की तरफ। बिल्कुल। और इसे फ्रॉइड ने ओडीपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा। मेल चाइल्ड का मदर के लिए ओडीपस और फीमेल का फादर के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसा शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में इन 5 अवस्थाओं को बहुत ही शानदार तरीके से क्रमानुसार समझाया गया है। राइट। और इसके बाद चौथी अवस्था आती है ना, अव्यक्त अवस्था या लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 साल। हाँ, इसे अव्यक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इच्छाएं छिप जाती हैं। बच्चा अपना ध्यान खेलकूद और पढ़ाई में लगा देता है। और फिर आखिरी स्टेज? जननांग अवस्था या जेनिटल स्टेज, 12 साल के बाद। यहाँ इच्छाएं वापस आती हैं, पर मैच्योर रूप में। विपरीत लिंग के प्रति एक परिपक्व आकर्षण बनता है। समझ गया। पर देखिए, एक मुद्दा है यहाँ। ये नई इच्छाएं बनाता रहता है, लेकिन दुनिया हमारी इच्छाओं के हिसाब से तो नहीं चलती ना। सही कहा, बिल्कुल नहीं चलती। तो जब दबी हुई इच्छाएं वास्तविकता से टकराती हैं, तब क्या होता है? यहीं से टेंशन पैदा होती है। जब किसी इच्छा के रास्ते में कोई बाधा आती है तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहला है समायोजन या एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब परिस्थिति के अनुरूप ढल जाना। हाँ, आपने रास्ता बदल लिया और बैलेंस बना लिया। पर अगर कोई नहीं ढाल पाया तो कुसमायोजन यानी मैल एडजस्टमेंट होता है, जिससे टेंशन और एंजाइटी बढ़ती है। बिल्कुल, इंसान द्वंद्व में फंसा रहता है, नींद उड़ जाती है। तो इस भयंकर टेंशन से हमारा मैनेजर यानी ईगो हमें बचाता कैसे है? कोई ट्रिक है उसके पास? हाँ, और इन्हीं ट्रिक्स को फ्रॉइड ने रक्षात्मक युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म्स कहा है। डिफेंस मैकेनिज्म्स, चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली कौन सी है? पहली है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो कहेगा मैं फेल हुआ क्योंकि सर ने गलत पढ़ाया, है ना? एकदम सही, अपना ब्लेम टीचर पर प्रोजेक्ट कर दिया ताकि ईगो बच जाए। दूसरी युक्ति है युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन। इसमें हम झूठे तर्क देते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं। हाँ, या रियल लाइफ में देखें तो अगर सरकारी नौकरी ना लगे तो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में क्या रखा है, प्राइवेट ही बेहतर है। अरे हाँ, ये तो रोज सुनने मिलता है। फिर तीसरी और चौथी क्या है? दमन यानी डिप्रेशन और शमन यानी सप्रेशन। दमन अचेतन होती है, यानी दिमाग अपने आप बुरी यादों को भुला देता है। और शमन चेतन होती है, जहां हम जानबूझकर कुछ भुलाने की कोशिश करते हैं। ओके। और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन का उदाहरण हमने शुरू में दिया था। बॉस से डांट खाकर घर आकर परिवार पर गुस्सा उतारना, अपना गुस्सा किसी कमजोर पर निकाल देना। हाँ, राइट। और प्रतिगमन या रिग्रेशन? प्रतिगमन का मतलब है पीछे लौट जाना, वर्तमान का तनाव न झेल पाने पर बचपन जैसा व्यवहार करना, जैसे ब्रेकअप होने पर छोटे बच्चे की तरह रोना। अच्छा, इसीलिए लोग रोते हैं। और प्रतिक्रिया निर्माण या रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? इसे हम देसी मुहावरे में कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जैसे किसी पड़ोसी से नफरत है पर मिलने पर बहुत प्यार से बात करना। ओह, फेक करना। और आखिरी कौन सी बची है? क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन। हाँ, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को दूसरे में मेहनत करके पूरा करता है, जैसे कम हाइट वाली लड़कियों का हाई हील्स पहनना या पढ़ाई में कमजोर बच्चे का स्पोर्ट्स कैप्टन बन जाना। पर देखिए, इन सब में तो इंसान या तो खुद से झूठ बोल रहा है या गुस्सा उतार रहा है। तो सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? सबसे बेहतरीन और मैच्योर युक्ति है उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देती है। कैसे? अगर किसी लड़के में बहुत गुस्सा है और मारपीट की आदत है
तो उसे सड़क पर लड़ने के बजाय बॉक्सिंग क्लब में डाल दीजिए। अच्छा, तो वो सारा एग्रेशन रिंग में निकलेगा और वो मेडल जीत लेगा? बिल्कुल। और इसलिए जैसा शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है कि उदात्तीकरण सबसे बेहतरीन रक्षा युक्ति है, क्योंकि ये अवांछनीय व्यवहार को सफलता में बदल देती है। अदना एक गहरा विचार दिमाग में आ रहा है। फ्रॉइड का ये जो आइसबर्ग और अचेतन मन का कॉन्सेप्ट है, ये एहसास दिलाता है कि हमारा चेतन व्यवहार असल में एक जटिल कठपुतली है। हाँ, हमें बस लगता है कि कंट्रोल हमारे पास है। बिल्कुल, जबकि स्टीयरिंग व्हील किसी और के पास है। तो अगली बार जब किसी का अजीब व्यवहार देखें तो याद रखें कि वो बर्फ की चट्टान का सिर्फ 10% है, बाकी का 90% गहराई में छिपा है। सही कहा। और उस गहराई को समझना ही मनोविज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।